Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only... हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल वायरल क्लासेस पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हिस्ट्री के सेशन है इसमें हम लोग मेडाइवल को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आज का क्लास शुरू हो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सके और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग शुरू करेंगे, आज का जो क्लास होगा ये अरबों का आक्रमण होगा। लेकिन अरबों के आक्रमण से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो अरब आए तो यहाँ से इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है भारत में। तो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, यानी इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के उदय के बारे में सबसे पहला बात किया जाए तो इस्लाम धर्म का उदय जो होता है 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता और पैगंबर मोहम्मद को ही इस्लाम धर्म का संस्थापक, उदय या जन्मदाता माना जाता है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद क्या होता है कि खलीफा जो होता है इस्लाम धर्म का प्रधान होता है। ऐसे प्रधान तो वहाँ का धर्म जो होता है वहीं होता है प्रधान, उसका अनुयायी खलीफा होता है। लेकिन अनुयायियों में सबसे मेन अनुयायी, अब खलीफा को लेकर जो था इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। खलीफा को लेकर इस्लाम धर्म जो था दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो हो गया शिया कहलाया और दूसरा जो था वो क्या कहलाया, तो दूसरा जो था वो सुन्नी कहलाने लगा, शिया और सुन्नी। अब इसमें क्या हुआ था, शिया का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के कोई भी उपयुक्त अनुयायी को हम लोग खलीफा बना सकते हैं। लेकिन सुन्नी का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा, खलीफा वहीं बनेगा जो पैगंबर मोहम्मद का कोई रिलेटिव होगा, यानी कोई खास व्यक्ति ही खलीफा बनेगा। पैगंबर मोहम्मद की कोई खास व्यक्ति ही पैगंबर बनेगा। ये हमारे समझ से भी गलत है। कोई भी अच्छे उपयुक्त अनुयायी को खलीफा बनाया जा सकता था। और इस प्रकार जो पहले खलीफा बनते हैं वो अबू बकर बनते हैं। कौन बनते हैं, तो पहला खलीफा जो बने अबू बकर मौदे बनते हैं। दूसरा खलीफा उमैर बनते हैं और तीसरा खलीफा जाके अली बनते हैं, जो कि अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। इन लोगों ने खलीफा बना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन बीच में क्या होता है कि बगदाद के खलीफा के बुलाने पर अली जाते हैं और अली के पुत्र जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ से क्या होता है, शिया और सुन्नी में भयंकर मतभेद शुरू हो जाता है। लेकिन यही कारण है कि यहाँ पे इन्हीं के अली के पुत्र के ही मौत के शौक में जो है प्रति साल इस्लाम धर्म में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस्लाम धर्म में मुहर्रम मनाया। हम लोग दोस्तों उस बात पे नहीं जाएंगे, हम लोग उसको इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के लिए एक दिन एक सेशन ही रख देंगे, उसमें इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो अरबों के आक्रमण की बात किया जाए तो सबसे पहले जो था भारत में आने वाले कोई मुस्लिम जो था वो कौन थे, तो भारत में आने वाले सबसे पहले कोई मुस्लिम था तो वो अरब थे। सबसे पहले आने वाले मुस्लिम अरब थे। और इनमें क्या हुआ था, सबसे पहला बात क्या हुआ कि ये अरब जो थे इनका इतिहास देखा जाए तो भारत और अरब का जो हिस्ट्री था काफ़ी विशेष महत्व रहा है, खास करके व्यापार के क्षेत्र में। और थोड़ा सा अरब शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये भारत में आने वाले पहले मुसलमान थे, ठीक है। दूसरा, इनका जो अर्थ होता है ललित कथन होता है इनका अर्थ। दूसरा चीज़ बात करें तो ललित कथन इनका अर्थ होता है। दूसरी चीज़ की बात किया जाए तो इनका भाषा जो था काफ़ी प्रसाद गुण युक्त था, यानी इनकी भाषा जो था अच्छी थी, प्रसाद गुण युक्त था, अच्छी थी। लेकिन दिक्कत कहाँ था अरब के लोगों को, तो वहाँ की जो भूमि थी वह उर्वरा शक्ति नहीं थी। वहाँ की भूमि जो थी कम उपजाऊ होती थी। और भूमि कम उपजाऊ हुई तो जाहिर सी बात है कृषि कार्य नहीं होगा, और कृषि कार्य नहीं होगा तो व्यवसाय के लिए दूसरा कुछ को ऑप्शन लाना पड़ेगा। इस तरह से जो अरब के लोग थे इन लोगों ने क्या किया कि अपने व्यवसाय के लिए प्रमुख व्यवसाय जो था पशुपालन और व्यापार को चुना। किसको चुना, पशुपालन और व्यापार को चुनता है। और यहाँ से जो व्यापार होता था, व्यापार जो था भारत से होता था और विदेशों से होता था। भारत से जो व्यापार होता था इसमें मुख्य रूप से भारत की उपज थी, जो कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। व्यापारिक पदार्थों को ले जाया करते थे भारत से लोगों
और ये जाकर ले जाते थे कहाँ, तो मिस्र ले जाते थे, यूरोप ले जाते थे, श्यामल देश ले जाते थे, वहाँ पहुँचाते थे और वहाँ के वस्तुओं को भारत लाते। जब व्यापार होगा तो आयात और निर्यात दोनों होता है। क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों होता है व्यापार में। ऐसा नहीं होगा कि केवल निर्यात होगा और आयात नहीं होगा, आयात और निर्यात दोनों होता है, तब जाकर व्यापार होता था। पास के टापू चीन वगैरह में ले जाते थे। और भारत से क्या ले जाएंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत से क्या ले जाएंगे? जो भारत की फेमस चीज था उसी को ले जाएंगे ना। जैसे भारत की उस समय फेमस क्या थी, तो चंदन की लकड़ी थी, सुगंधित लकड़ी थी, कपूर था, काली मिर्च था, लौंग हो सकता है, मसाला हो सकता है। चूंकि यहाँ पे भारत जो कि केरल जो था मसाला के लिए जाना जाता, और जो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कंपनी आए वो मसाला के ही व्यापार के लिए भारत में मुख्य रूप से आए थे। तो इसलिए भारत से मसाला ले जाते, कपड़े ले जाते होंगे, चूंकि यहाँ के जो सूती कपड़ा था काफ़ी फेमस था। हीरा ले जाते थे, हाथी दांत शीशा और बांस ले जाते थे। और ये सब जो व्यापार होता था कच्छ, मलबार, खंभात की खाड़ी वगैरह से होता था। और जब भारत से ले जा रहे थे तो भारत में भी कुछ सामान को लाया जाता था। तो हाँ दोस्तों, जैसा आज हम लोग क्या करते हैं, रूस से, अमेरिका से विभिन्न प्रकार के हथियार को मंगाते हैं, उस तरह से उस समय भी तलवार को मंगाया जाता रहा था। आज हम लोग कई एयरक्राफ्ट मंगाते हैं, कई नेवी के लिए जहाज मंगाते थे, उस तरह से वहाँ से हम लोग घोड़े मंगाते थे। और खजूर मंगाया जाता था। यानी शराब, तलवार और खजूर का व्यापार वो लोग भारत में वो लोग इसको लाया करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करें तो व्यापार हो रहा था, जाहिर सी बात है व्यापार होगा तो दोनों देशों का संबंध अच्छा होगा। जैसे अभी देखिए चीन जो है थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ कर रहा है, चीन आके लद्दाख वगैरह में जो स्थिति गड़बड़ कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, बाइकआउट करने की बात हो रहा है कि हम लोग भारतीय लोग जो हैं क्या करेंगे, उसके सामान को यूज नहीं करेंगे, चीन के सामान। अगर मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होता तो उस समय भी व्यापार नहीं होता। तो व्यापार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैत्रीपूर्ण संबंध मैत्रीपूर्ण था। लेकिन अब आक्रमण होने लगा, अरबों ने आक्रमण करने लगे, क्योंकि उन लोगों का काम व्यापार से नहीं चल रहा था। और आक्रमण जो पहला आक्रमण था, यानी प्रारंभिक जो आक्रमण था, उसका कहीं से उद्देश्य नहीं था साम्राज्य विस्तार, सिर्फ उन लोगों का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था लूटपाट करना और अधिक से अधिक धन को इकट्ठा करना। पहला आक्रमण 636-37 में 636 से लेकर 6337 तक हुआ। 636 से 637 के समय में बात आता है कि उस समय जो खलीफा कौन था, तो उस समय जो खलीफा थे वो कौन थे, तो हजरत उमर खलीफा थे। उस समय खलीफा कौन थे, तो हजरत उमर खलीफा थे। उस समय खलीफा कौन था, तो उस समय खलीफा की बात किया जाए तो खलीफा जो उस समय थे हजरत उमर थे। कौन खलीफा थे, तो खलीफा उस समय हजरत उमर थे उस समय। और 662 ईस्वी में और 664 ईस्वी में दो आक्रमण भी हुआ। अल हैरेज महोदय जो थे, इन्होंने 662 ईस्वी में आक्रमण किया और अल मुल्लाह 664 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर। लेकिन इनका कोई महत्व नहीं रहा, इन लोगों को मार पीट कर भगा दिया गया। यहाँ से भी हम लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं। हम लोगों को जो मेन काम बनता है वो कहाँ बनता है, तो जाके मेन जो बनता है यही मोहम्मद बिन कासिम से बनता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब या इराक के प्रजापति अल हजाज का भतीजा और दामाद था। क्या हुआ कि यह भतीजा और दामाद था और यह जो था भारत में 711 ईस्वी में पहली बार आक्रमण करता है। अब आइए इसके पीछे का एक कहानी जानते हैं कि क्या था। जब यह आक्रमण कर रहा था तो युवक था, मात्र 17 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, तो मात्र 17 वर्ष का था। ये मात्र कितना वर्ष का था, तो ये मात्र 17 वर्ष का था। यह आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण के पीछे का कारण क्या था, तो आक्रमण के पीछे क्या होता है कि अल हजाज जो थे, अल हजाज महोदय को और वहाँ के खलीफा जो थे उनको क्या हुआ था कि श्रीलंका से 8 जहाज में वो उपहार और बहुमूल्य धातुओं को लेकर अपने देश ला रहे थे अरब, तो उसको लूट लिया गया।
और लूट लिया गया। जो क्षेत्र में लूटा गया वो राजा दाहिर का क्षेत्र पड़ता था। किसका क्षेत्र पड़ता था? तो राजा दाहिर का क्षेत्र पड़ता था। जिस जहाज को जहां लूटा गया वो राजा दाहिर को पड़ा। अब अलाहजाज महोदय जो थे, अलाहजाज महोदय और राजा दाहिर के बीच वार्तालाप हुआ। अलाहजाज महोदय ने राजा दाहिर से इस बात की पता लगाने की क्या है, इस बात की पुष्टि करने की क्या है, लेकिन जो राजा दाहिर थे इससे एकदम इनकार कर गए। अब इनकार कर गए, इन पे आक्रमण होना शुरू हो गया। अरबों का आक्रमण पे आक्रमण शुरू हो गया राजा दाहिर पे। और राजा दाहिर एक हिंदू शासक थे। आक्रमण शुरू हुआ, लेकिन राजा दाहिर इन सभी आक्रमणों को, प्रारंभिक आक्रमण था, इन लोगों को मारपीट कर खेत दिया गया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बृहद आक्रमण, सबसे बड़ा आक्रमण जो हुआ यही मोहम्मद बिन कासिम का होता है। मोहम्मद बिन कासिम महोदय आक्रमण करते हैं। इन्होंने जो आक्रमण किया, और यह आक्रमण सबसे पहले आक्रमण देवल पे करते हैं और देवल विजय करते हैं। 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा दाहिर से एक भूल होती है। राजा दाहिर महोदय क्या करते हैं कि राजा दाहिर महोदय यहाँ पे क्या करते हैं कि जब देवल पे आक्रमण कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम जब देवल पर आक्रमण कर रहा था, तो ये अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दे रहे थे। यानी इनको इससे कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आक्रमण कर रहा है, ये भारत का भाग है तो मेरा दायित्व है कि हम इसकी सुरक्षा करें। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के भतीजे के साथ युद्ध करता और कुछ राजपूतों के साथ युद्ध करके देवल विजय कर लेता। और देवल विजय कर रहा था उस समय राजा दाहिर क्या कर रहे थे? तो राजा दाहिर पूर्वी भाग को छोड़कर पश्चिमी भाग पर बचाव कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बचाव कार्य कर रहे थे। इस प्रकार देवल विजय कर लिया। जब जाहिर सी बात है एक विजय हो चुका है, एक विजय हो गया, तो 711 ईस्वी में इसने देवल विजय किया। कब किया? तो 711 ईस्वी में देवल विजय किया। 711 ईस्वी में देवल विजय कर लिया। तो अभी इसके बाद इसका जो था और आगे मनोबल बढ़ गया, और मनोबल बढ़ा और इसने चल दिया देवल विजय करने। ठीक है। और देवल की बात करें तो देवल जो है वर्तमान पाकिस्तान के हैदराबाद के दक्षिण में चराग के समीप है। कहाँ है? तो चराग के समीप है। यहाँ पे आक्रमण करता और इस पे विजय करता। और जब इस पे आक्रमण करता है तो राजा दाहिर फिर से वही गलती करते हैं। यहाँ भी अपने अदूरदर्शिता का परिचय दे। उनके पुत्र जो थे जय सिंह को राजा दाहिर क्या करते हैं कि नेऊन से बुला लेते हैं। नेऊन से बुलाकर ब्राह्मणाबाद भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? ब्राह्मणाबाद भेज देते हैं। और यहाँ के दायित्व जो है पुरोहितों के भरोसे छोड़ देते हैं। और पुरोहित के भरोसे छोड़ दिए। और यहाँ पे जो थी बौद्धों की संख्या अधिक है। आप लोगों को मालूम है कि बौद्धों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पे बौद्ध जो होते हैं शांति प्रिय होते हैं। और शांति प्रिय होने के कारण नेऊन विजय भी हो गया, बिना युद्ध किए इसका अधिकार जो हो गया नेऊन पे। मोहम्मद बिन कासिम ने नेऊन पे अधिकार कर लिया। नेऊन पे जब अधिकार कर लिया, नेऊन पे अधिकार करने के बाद ये चलता है, अगला विजय अभियान चलाता है, यह सेहवान या सिविस्तान का विजय करता है। सेहवान या सिविस्तान का विजय करता है, जो जहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक जो थे राजा मजहर थे। कौन थे? तो राजा मजहर थे। कौन थे? तो राजा मजहर थे। राजा मजहर से आंदोलन युद्ध होता, लेकिन राजा मजहर जो था कायर निकला। और इसने क्या किया कि भाग गया। और भाग के कहाँ गया? तो भाग के यह जाता है शीश के जाटों के पास, भाग के चला जाता। शीश के जाटों के पास भाग के जाता। और यहीं पे फिर जब नेऊन के बाद सहवान और सौहान के बाद शिशुन के जाटों पर जब आक्रमण करता है, तो यहीं पर जो मजहर जो थे इनको मार दिया गया। मारकर जाटों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। अब आता है बात राजा दाहिर की। अब नींद खुलती है। रजौर का युद्ध होता है। दोस्तों एक बात देखते हैं, सबसे पहले कहाँ युद्ध किया? तो देवल पर 711। देवल के बाद नेऊल पे अधिकार किया। नेऊल के बाद कहाँ? तो सहवान या सिस्तान पे। उसके बाद सिसम के जाटों पे। अब राजा दाहिर के पास आता है, रजौर का युद्ध होता है। और यहाँ पे जब रजौर का युद्ध होता है, तो ये रजौर का युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हो रहा है। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हो रहा है। और ये 712 ईस्वी में था। यहाँ पे जो राजा दाहिर जो थे को बुरी तरह से दोनों में युद्ध, और राजा दाहिर की हार हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम विजय करता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम विजय करता है तो फिर से वही गलती होता है यहाँ पे भी। अब राजा दाहिर की जो पुत्र थे जैसे, राजा दाहिर के पुत्र कौन थे? तो राजा दाहिर के पुत्र जो थे
जय सिंह। राजा दाहिर के पुत्र जो थे कौन थे? तो राजा दाहिर के पुत्र जो थे जय सिंह, इन्होंने क्या किया? राजा दाहिर के पुत्र जो जय सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि रजौर के दुर्ग अपनी विधवा माँ के ऊपर छोड़कर ब्राह्मणाबाद चले जाते हैं। और यहीं पे इतिहास में पहली बार जौहर व्रत का उदय होता है। क्या होता है? जौहर व्रत की सबसे पहले यहीं पे जन्म पड़ता है। जौहर व्रत या जौहर प्रथा का ये उदय होता है। जौहर प्रथा में क्या होता है कि एक अग्नि कुंड बना दिया जाता और उस अग्नि कुंड में एक अग्नि कुंड बना दिया गया। इस अग्नि कुंड में महिलाएं क्या करती है कि अपनी आत्माहुति महिलाएं अपनी आत्माहुति दे देती है अपने सतीत्व को रक्षा कर लिए। और सबसे पहले राजा दाहिर की विधवा पत्नी ने ही जौहर व्रत को भारत में दान प्रथा को शुरुआत की। अब इसके बाद चूंकि जयसिंह भाग गए हुए थे कहाँ? ब्राह्मणाबाद। तो ब्राह्मणाबाद गए हुए थे तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणाबाद आएगा मोहम्मद बिन कासिम। कौन? कासिम बिन कासिम जो होगा कहाँ आएगा? कासिम कहाँ आएगा? कासिम आएगा ब्राह्मणाबाद आएगा। और ब्राह्मणाबाद आया तो जयसिंह और कासिम के बीच होता है भयंकर बीहड़ युद्ध होता। और इसमें जयसिंह विश्वासघात के कारण जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ब्राह्मणाबाद में जयसिंह पराजित हो जाते हैं, जिंदा रहते हैं, मृत्यु नहीं होता, पराजित हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एक रानी लाडी जो थी वहीं दाहिर की दूसरी विधवा थी। कौन थी? तो राजा दाहिर की दूसरी विधवा थी रानी लाडी। और उनके दो पुत्री थी, सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी को यह अपने कब्जे में लेता है। साथ ही साथ कोष धन अपार धन वगैरह तो मोहम्मद बिन कासिम तो अपने अधिकार में लिया, इसको भी ले लिया। कोष के साथ साथ इसको अधिकार में लिया और 17 वर्ष से जितने ऊपर के पुरुष थे उन सबों की हत्या करा दी, निर्मम हत्या। और इसके बाद ये चल देता है आलोर के विजय की बात करें तो अब चूंकि शासक जो मजबूत था वो तो पराजित हो चुका। आलोर के निवासी जो थे, निवासी प्रारंभ में तो सामना करते हैं लेकिन बाद में विवश होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर दिए। अब लगभग ये पूरी अच्छी तरह से कब्जा कर लिया। अब सिंध के लोगों को मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि सुनो सिंधवासी हो, अब आप लोगों की रक्षा का दायित्व राजा दाहिर की नहीं, किसकी है? मेरी है। राजा दाहिर की नहीं, अब मेरी है। इसलिए कान खोल के सुन लो, आप सबों को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। अन्यथा यदि आप लोग इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते तो आप लोगों को टैक्स देना होगा, एक कर देना होगा। और कर क्या था? जजिया कर था। जजिया कर आप लोगों को देना होगा। और यह जजिया कर 12, 24 और 48 दिरहम होगा। क्या होगा? 12, 24 और 48 दिरहम होगा। जजिया कर लगा दिया। और इस जजिया कर में ब्राह्मण, अपंग, महिलाओं, बच्चों को छोड़ दिया गया। यानी ब्राह्मणों, बच्चों, महिलाओं को इस जजिया कर से मुक्त रखा गया। जजिया कर उन लोगों पर नहीं आरोपित किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और सबसे बड़ा अत्याचार था कि इसने कहा कि जो भारतवासी हैं, जो हिंदू हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है, अनिवार्य रूप से उम्मीद की जाती है, अनिवार्य रूप से उम्मीद की जाए कि आगंतुक मुसलमानों का अनिवार्य आतिथ्य करेंगे। यानी जो लोग भी विदेश से मुसलमान आएंगे उन लोगों का अनिवार्य रूप से आतिथ्य, यानी अनिवार्य रूप से आप लोगों को उनका स्वागत करना होगा। यह आप लोगों का दायित्व है। मोहम्मद बिन कासिम और हिंदू से कर लेना शुरू कर दिया या धर्म परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात तो इसका जो न्याय जो था, न्याय पद्धति थी, इसका दो मुख्य कारण था, दो मुख्य बात थी। एक जो थी वो था कि अधिक से अधिक इस्लाम स्वीकार करा दो जितना हो सके उतना, या कर ले लो, हिंदुओं से कर ले लो। और इस प्रकार जजिया कर लगा दी। यहाँ तक तो राजा दाहिर के पुत्र जैसे भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस्लाम धर्म में थोड़ा सा
परिवर्तन होता है। इस्लाम धर्म में परिवर्तन क्या होता है? अब यहाँ पे राजपूतों का उदय हो गया और राजपूतों के उदय ने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को आगे बढ़ने से रोक दिया। और यहाँ पे कुछ इनकी कमजोरियां भी थी। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? देवल पर आक्रमण किया। कब? 711। देवल के बाद नेउल पे आक्रमण किया। उसके बाद सहवान पे आक्रमण किया, जहाँ के मजार शासक थे जो भागकर सिसिम जाट पे गए थे, इसलिए सिसिम जाट गए तो सिसिम जाट पे आक्रमण किया और सिसिम जाटों पे आक्रमण किया। और सिसिम जाट के बाद कहाँ? तो आ गया राजा दाहिर से टकरा गया। राजा दाहिर के बाद ब्राह्मणाबाद गया। ब्राह्मणाबाद जयसिंह को पराजित किया। जयसिंह के बाद आगे बढ़ता मेऊर में मलवा में आक्रमण किया। उसके बाद राजपूतों ने की उदय हो जाती और राजपूत के उदय ने तो इनकी छठी का दौर याद कराती। इन लोगों ने क्या किया कि इसको आगे बढ़ने से ही रोक दिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। उसमें गुज्जर कई सदस्यों ने मिलकर इसको आगे बढ़ने से रोक दिया। और अरबों की कुछ बहुत बड़ी कमजोरियां थी। जैसे कमजोरी में कहते ईर्ष्या ज्यादा करते थे, धार्मिक मतभेद था इनको आपस में। धार्मिक मतभेद किस आधार पे? तो ये खुद शिया और सुन्नी में बटे हुए थे। धार्मिक मतभेद था और केंद्रीय व्यवस्था भंग थी। केंद्रीय व्यवस्था नाम की कोई ऐसा चीज ही नहीं था इनके पास। साथ ही साथ बात करें तो इसने एक दो काम किया। इसने ये किया कि भारतीय चिकित्सा कला और गणित शास्त्र ग्रंथों को अरबी में अनुवाद कराए। अब बात आता है कि जब भारत में इन लोगों ने अरबों आया तो भारतीयों को क्या मिला, इससे क्या फायदा हो? तो भारतीयों को फायदा मिला। सो देखिए फायदा क्या मिला। सबसे बड़ा यह था कि ये लोगों ने खजूर का खेती सीख लिया, यानी भारत में खजूर खेती होने लगा, ओद पालन सीख लिए और आगे यह साम्राज्य विस्तार की तैयारी कर ही रहा था। कौन? आगे यह साम्राज्य विस्तार की तैयारी कर ही रहा था कि अल हज्जाज और खलीफा अल वलीद की मृत्यु हो जाती। और खलीफा अल वलीद की मृत्यु के बाद खलीफा अल वलीद के छोटा भाई सुलेमान क्या बनता है? खलीफा बनता है। और वह इस विजय अभियान को बंद करा देता। वह क्या करता है? इस विजय अभियान को बंद करा देता और मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेता है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक चर्चनामा में लिखा गया है कि जो सूर्या देवी और ये जो खलीफा जो था सुलेमान जो था खलीफा सुलेमान जो था, इनको फांसी दे दिया। बात क्या हुआ था कि जो सूर्या देवी और परमिला देवी, कौन थी सूर्या देवी परमिला देवी? तो ब्राह्मणाबाद की युद्ध के बाद जब राजा दाहिर के दो पुत्री थी जिनको इसने पकड़ कब्जा कर लिया था, उन लोगों ने कुछ खलीफा को इस तरह से बताया कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया और आपके पास जो हम लोगों को लाया जाता है इससे पहले इसने मेरे साथ गलत कर चुका। इस चीज से दुखित होकर या उब कर सुलेमान जो था मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की जो चैप्टर था वो समाप्त होता। और एक बार हम लोग देख लिए मोहम्मद बिन कासिम को। अब अगले बार जो होगा हम लोग अरबों का आक्रमण तो देख लिए, तुर्कों का आक्रमण देखेंगे। तुर्कों के आक्रमण में देखेंगे कि गजनवी कैसे क्या करता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे। फिर मोहम्मद गोरी के गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश को देखेंगे। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।